अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जो लफ्जी गोलाबारी है वो ऑब्वियसली जारी है और बिलावल भुट्टो ने नहरों के मामले पर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी भी कल दे ही डाली है। आलिया हमजा उनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासी सरगर्मियाँ ताहाल जो है वो महाल ही हैं। साथ ही जो तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है यानी उनकी आपसी लड़ाइयाँ, उसका भी बड़ा बुरा हाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से बराह रास्त तो हुकूमत को टाटा बाय बाय की धमकी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने हुकूमत को केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत भी कर दी है। अच्छा, दूसरी तरफ साबिक़ सदर और PTI रहनुमा आरिफ अलवी अमरीका में मौजूद हैं, जहाँ उनकी अमरीका में मौजूद PTI क़यादत के साथ मिलकर बानी PTI के रिहाई के हवाले से मुहिम चलाने की खबरें आ रही हैं। और यहाँ यानी पाकिस्तान में आज़म स्वाति उनकी वापसी पर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने के इंतज़ार में है। आलमी सतह पर भी जो सियासी और सिफारती सरगर्मियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एटमी मामले पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो रोम में शुरू हो गया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जारी कशमकश है, इसके चलते हुए आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबुल गए हैं और अफ़गान तालिबान क़यादत से मुलाकात की है। दो तरफ़ा बातचीत में अफ़गान पनाह गुज़ीनों की अफ़गानिस्तान वापसी और अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने से मुतल्लिक बातचीत भी हुई है। एक और भी अहम मामला है, उस पर भी बात कर लेते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर त्यौहार के मौके पर रूस यूक्रेन जंग में आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है, लेकिन अफसोस ये है कि गजा में 1.5 साल से इसराइल ने मौत का खेल बिला रुकावट जारी रखा हुआ है। कई मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत अब तक 50,000 के करीब अफराद की शहादत हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें दिखाए। बात करने के लिए इन तमाम अहम मामलात पर मुझे प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। साजिद तारड़ साहब सरबराह है मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये फरमाइए, ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई, कामयाब उसका इनेकाद रहा, माइंस एंड मिनरल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, क्या उम्मीद है इस हवाले से साजिद साहब? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुबारकबाद करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ साहब को और सारी कैबिनेट जिनकी भरपूर कोशिशें थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए और वो उसमें कामयाब रहे हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह खुद आके जो एक स्पीच दी है, हमें हमारी उम्मीदों को मजीद तकवीयत मिली है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मार्च के अंदर हमारा रिकॉर्ड रेमिटेंस $4.1 बिलियन जो पाकिस्तान भेजना है, वो इस चीज की अलामत है कि वी आर विद पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। हम किसी के बयानिए में बिलीव नहीं करते और हम किसी की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो रेयर अर्थ मिनरल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हाई कमोडिटी है। चाइना और अमेरिका की जंग में रेयर अर्थ मिनरल की रोल अदा करेंगे और अकॉर्डिंग टू हमारे आर्मी चीफ साहब हमारा रेयर अर्थ मिनरल में सऊदी अरब के साथ, जिस तरह के उन्होंने एक मिसाल दी थी कि आने वाले 5 सालों में हम अपना 126-125 बिलियन डॉलर का कर्जा उतारने की सलाहियत रखते हैं। एक हाई वैल्यू डेलीगेशन जो था अमेरिका से, स्टेट डिपार्टमेंट से, वो पाकिस्तान गया। तो मैं इस दफा बड़ा पुरुमीद हूं जिस तरीके से ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को उनकी इज्जत अफजाई की गई, बल्कि इस वक्त जो अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे आर अचीविंग द सक्सेस इन एवरी फ्रंट। अमेरिका और पाकिस्तान की सर, और जिस तरह की खुशखबरियां चीफ साहब की तरफ से सुनाई गई थी, वजीर आजम साहब की तरफ से सुनाई गई थी कि न सिर्फ हम 2030 तक हमारा क्या विजन है G20 का एंड देन आगे G10 का, ये भी बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरियां थी और हम उम्मीद हैं कि उस तरफ हम जल्द से जल्द उधर का फासला हम तय करें। सर, अब ज़रा बात कर लेते हैं नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, वो काबुल पहुँचे हैं। अब वहाँ पर रेलवे ट्रैक के हवाले से बात हो रही है, फिर दहशतगर्दों को लगाम डालने के हवाले से बात हो रही है। तो सर, ये जो मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रहे हैं, इसमें अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है?
अमेरिका रोल पहले भी अदा कर रहा है। कल का अगर बीबीसी का आर्टिकल का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि 5 लाख से ज्यादा हथियार जो है वो टेररिस्ट के हाथ जा चुके हैं, अमेरिकन मेड है, तालिबान ने वो बेचे हैं और अमेरिका इसको समझता है और उस एक जो नया अलायंस अमेरिका और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ बन रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे नायब वजीर आजम का अफगानिस्तान का दौरा उसी की एक कड़ी है। और यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि अमेरिकन एयरप्लेन एक बटग्राम एयरबेस के ऊपर उतर चुका है और 3 रुकनी जो कांग्रेशनल जो एक वफद पाकिस्तान गया था वो भी बड़े पुरुमीद होकर वापस आए हैं। आर्मी चीफ साहब से उन्होंने ब्रीफिंग ली है कि दहशतगर्दी में अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है। और मैं समझता हूं कि दिस इज अनदर एक जॉइंट चीज है जो अमेरिका और पाकिस्तान को करीब लेके आ रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका विल बी प्लेइंग अ की रोल इन दैट रीजन इन रेफरेंस टू ईरान। अभी आपने जिस तरह दाइये में फरमाया है कि सेकंड मीटिंग रोम में शुरू हो चुकी है, पहली मीटिंग जो ओमान में हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक यूनिक पोजीशनिंग है कि वो किसी थर्ड पार्टी के बगैर डायरेक्ट एंगेज होते हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप मशहूर हैं एंटी वॉर प्रेसिडेंट और वो जंग के अहदाफ जो हैं वो इकोनॉमी और टैरिफ के जरिए अचीव करने का प्लान रखते हैं और वो कर रहे हैं। साजिद साहब, अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान आना, यहाँ पर अहम मुलाकातें करना, फिर आज वज़ीर ख़ारजा का काबुल जाना कोई पैगाम लेकर, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है सर। और फिर इसके बाद क्या होने जा रहा है? इसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो इस पूरे रीजन के लिए खतरा बन चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का एक सूबा केपीके के जो करीब है, टीटीपी समझती है कि हमें वहां से हमायत हासिल है, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हमारे एक मशहूर लीडर जो है जो अभी जेल में है, कैदी नंबर 804, वो मुसलसल कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। कैसे रिलेशनशिप है? वो अंदर आके जाफर एक्सप्रेस पे जो उन्होंने किया है उसके बाद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर से उनको हमायत हासिल है, जो कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत खतरनाक एलिमेंट है। और मैं ये समझता हूं कि सारा इस इंटरकनेक्टेड है। ईरान, ताइवान और अफगानिस्तान इस रीजन में बड़ी सेंसिटिव पोजीशनिंग रखते हैं और अमेरिका इसकी अहमियत को समझता है। और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ आज के नहीं है, सिंस 1947 से हैं। और मैं समझता हूं कि आज दे आर एट द बेस्ट पोजीशन डिप्लोमेटिकली। सर इस बात को साजिद साहब इस बात को डिफाइन कीजिए सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो आज का दौरा हो रहा है, काबुल में अहम मीटिंग हो रही है, इसमें अमेरिका का किरदार है, तो अमेरिका का क्या किरदार है सर? देखिए, इस वक्त आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन के दौरान और बिलखसूस टेक ओवर करने के बाद मुसलसल इस चीज का अदा करते रहे हैं कि हम अपने वो हथियार वापस लेंगे। वो बड़े कीमती हथियार थे, बड़े खतरनाक हथियार थे, चाहे वो खरीदें या चाहे जिस तरह लें एलिमेंट। और उसमें पाकिस्तान डायरेक्ट उनका साथ शरीक है। इस वक्त आप डायरेक्टली अंडर थ्रेट हैं। वो असला आपके पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर भी वो असला इस्तेमाल हुआ है और वो बड़ा खतरनाक असला है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल आपको एक पेज पर लेकर जाती हैं अमेरिका और पाकिस्तान को। और अमेरिका इज डिटरमिन्ड टू फाइट द टेररिज्म और उसमें वो आपके साथ डेफिनेटली दे विल बी पार्टनर विद यू। अब ये बात आपकी सही है कि जब उन्होंने अपना ओथ ले लिया उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। अब क्या इस सारे मामले के ऊपर साजिद साहब ये बाकायदा अमेरिका जो है वो जिम्मेदारी पाकिस्तान को देने लगा है कि वो जो छोड़ा हुआ असलहा है वो उसकी वापसी मुमकिन पाकिस्तान बनाए? फिर इसमें एक और बुनियादी सवाल ये हो जाता है, आपने खुद भी हवाला दिया बीबीसी का कि जिसमें उनकी रिपोर्ट के 10 लाख के करीब जो असलहा छोड़ा था उसमें से 5 लाख या तो बेच चुके हैं या वो स्मगल हो चुका है, तो वो तो दहशतगर्दों के हाथों में चला गया, तो वो वापस कैसे आएगा? देखें, 2 चीजें हैं इस वक्त जो डिस्कस किया जा रहा है। एक तो वो असला वापस लेने का और दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है तालिबान से कि वो असला हमें वापस लेके दिया जाए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर ये मुमकिन नहीं है तो उन टेररिस्ट लोगों की लिस्टें प्रोवाइड की जाएं कि वो असला कहां मौजूद है। ये सारी चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं काबुल के अंदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि तालिबान और अफगानिस्तान को जितना ज्यादा पाकिस्तान समझता है इससे पाकिस्तान इसका रोल मजीद ताकतवर होता है। और अमेरिका को जरूरत होगी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन की और इंटेलिजेंस शेयरिंग की।
और जो हमारे इदारे जो महारत रखते हैं अफगानिस्तान पे, अल्टीमेटली दे कैन प्ले अ वाइटर रोल। सो पाकिस्तान एंड अमेरिका अलायंस फ्यूचर के अंदर मजीद ताकतवर होगा इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। सही, अभी आपने तस्करा किया बडगाम का, अमेरिका पहुंच चुका है, इससे क्या मुराद है आपकी? देखिए, इससे मुराद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी कैंपेन के दौरान इस चीज का इरादा कई दफा मेंशन कर चुके हैं कि कितने बिलियंस डॉलर लगा के बडगाम एयरबेस को अमेरिका ने वहां बनाया था, और उसके बाद उसकी चाबियां रात को फेंक कर अंधेरे में 11 बच्चों की डेड बॉडियां उठा के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहां से भागी थी। पेंटागन सीरियसली डीमोरलाइज्ड है उसकी वजह से। और बडगाम एयरबेस ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान बल्कि चाइना के ऊपर भी नजर रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी अहमियत को समझते हैं, और वो उसी का वो टारगेट है उनका। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, और मेरे ख्याल में दरपर्दा काफी चीजें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। अमेरिका बडगाम एयरबेस के ऊपर अपनी प्रेजेंस रखेगा और रखने का इरादा रखता है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब ये फरमाइए, रूस ने तालिबान पर पाबंदी हटा दी और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगला स्टेप जो है वो इनके इक़्तिदार को तस्लीम करना होगा। ऐसे में फिर अमेरिका की स्टैंडिंग क्या होगी? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान बिलखसूस रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से चाइना और रशिया दोनों जो है वो अफगानिस्तान पे नजर रखे हुए हैं। और दूसरा, वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो ईरान के हवाले से भी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये उसी की एक कड़ी नजर आ रही है कि पुतिन साहब भी इसके अंदर एक रोल अदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका उनको इसकी गुंजाइश देगा। पिछले 12 साल जो है चाइना और रशिया ने अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, जो बाइडेन और ओबामा की पॉलिसी को एंजॉय किया, इंक्लूडिंग इजराइल, और मेरे ख्याल में अब वो दिन गुजर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज एग्रेसिवली परसुइंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, और उसमें दिस वाज वन ऑफ द स्टेप ऑफ पुतिन। ठीक। अच्छा सर, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हम पॉलिसी को देख रहे हैं, और उन्होंने टैरिफ लगाए हैं सारी दुनिया पर, और जो कारोबारी मामलात हैं उसमें एक तात्तुल आ गया। अब हो ये रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी वफ्द भी गया है और वो भी मुज़ाकरात कर रहा है अमरीकी वफ्द से। तो सर डेफिनेटली अगर जो नरमी पाकिस्तान चाह रहा है अगर वो हासिल करता है तो फिर वो कुछ लो और कुछ दो के बदले में होगा। तो क्या डिमांड हो सकती है अमरीका की तरफ से? अमेरिका की तरफ से देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब का टारगेट चाइना पे उन्होंने अपने आप को लॉक कर रखा है। दूसरी दुनिया के साथ वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अमेरिका की तरक्की की 3 चीजें हैं इस वक्त, उनकी इकॉनमी है, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ है, और तीसरा उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी है। माजी में आपने देखा, और इन 3 आइटम के तनाजर से चाइना ही सिर्फ अमेरिका का हरीफ है, और उसको उन्होंने लॉक कर रखा है। पिछले 12 साल सदूर जो थे अमेरिकन, वो इस चीज को आइडेंटिफाई तो करते थे लेकिन स्ट्रांगली चाइना के पीछे नहीं जा पाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने की सलाहियत रखते हैं। अपने पहले साल के अंदर वो जितने मुश्किल फैसले हैं वो कर रहे हैं। 12 साल की जो बदतरतीबी और जो चीजें पाकिस्तान के लिए, अगर टैरिफ पाकिस्तान चाहता है कि कमी हो उसमें, तो कोई ना कोई मुतालबा या कोई ना कोई डिमांड अमेरिका की जानिब से भी तो रखी जाएगी ना। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि आप जितना टैरिफ लगाएंगे हम उसके रिटर्न में उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉटन की है। अभी भी आपकी टैरिफ की रेशो वियतनाम और बांग्लादेश से कम है, लेकिन आप फ्यूचर के अंदर जितना टैरिफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे उतना टैरिफ वो आपके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। इनका अल्टीमेट टारगेट जो है वो फ्री ट्रेड है और दूसरी दुनिया के साथ। और देखें, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि चाइना भी डील साइन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी रीसेंट तकारीर में कह चुके हैं कि चाइना इज रेडी फॉर डील, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि डील कैसे करनी है। लेकिन बड़ी जल्दी आप कुछ हफ्तों में देखेंगे। अच्छा साजिद साहब, एक और इम्पोर्टेंट मामला जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस मामले की गूंज रही पिछले कुछ अरसे में, कुछ सहाफियों ने भी फिर इसको रिपोर्ट किया, लिखा उन्होंने कि एक डॉक्टर्स का वफ्द आया पाकिस्तान और उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। 2 बार उनकी जेल में मुलाकात हुई, पाकिस्तान में कुछ आला ओहदेदारान से मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद मुलाकातों के बाद पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की गई। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अमरीका में मौजूद जो पाकिस्तानी हुकूमत और मुक़्तदरा के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। ऐसी डेवलपमेंट हुई है सर, आपकी नॉलेज में है?
देखिए, मेरे नॉलेज में यह है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बदकिस्मती है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहा, पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं उनको पता नहीं है कि व्हाट इज द सियासत। और दूसरा, ये जो पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सियासत से निकल के मजहबी कल्ट बन चुका है इस वक्त, अगर देखा जाए। मैं ये क्वेश्चन उनसे किसी से भी पूछना चाहूंगा, किसी भी डॉक्टर से, कि खान साहब की गारंटी कौन देगा कि वो बाहर निकल के क्या करेंगे। बीबी बुशरा को निकाला गया था, उन्होंने बाहर जाके चीफ मिनिस्टर हाउस से उन्होंने लश्कर लेकर इस्लामाबाद पर हमला किया। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो वफूद तो वहां से आते हैं, लेकिन उनको आप कह रहे हैं बुशरा बीबी को निकाला गया तो उन्होंने क्या किया? तो बुशरा बीबी अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर आई थी। उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया, अटैक किया, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया। 26 नवंबर सबको याद है। मैं पूछ रही हूँ कि वो बाहर जो आई थी वो अंडरस्टैंडिंग के तहत आई थी? ऑफ कोर्स स्टैंडिंग के जरिए आई थी। खान साहब ना, इनकी डिमांड थी कि, और उसमें मैं समझता हूं कि ये ट्रेजेडी है कि एक सियासी पार्टी जो है वो इस वक्त टीएलपी की सेकंड टीयर बन चुकी है, एक मजहबी कल्ट बन चुका है। ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। मैं नहीं समझता कि अमेरिकन डॉक्टर इसमें, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर इसमें कोई रोल अदा कर पाएंगे। साजिद साहब, ये अंडरस्टैंडिंग उन्हीं मीटिंग्स के थ्रू हुई थी और फिर उसके बाद वो बाहर आई थी। वो जो डॉक्टर्स का वक्त आया था उसके बाद हुआ। यहाँ पे देखिए, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो ज़ेनी कश्मकश और ज़ेनी बीमार बन चुका है। मुसलसल जो खान साहब का अगर देखा जाए, साइफर एब्सोल्युटली नॉट, फिर आज वही कांग्रेसमैन, और फिर यहाँ पे मिलियंस डॉलर सीएनएन को दिए जा रहे हैं आरिफ अलवी साहब की 3 मिनट की स्लॉट के लिए। तो ये देखा जाए तो ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले एंटी अमेरिका, फिर इस वक्त अमेरिका के साथ, अभी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है। ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी है वो बहुत बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझते भी हैं, जानते भी हैं। मुझे ये बताइए कि आरिफ अलवी साहब का आपने तस्करा किया कि वो जो कुछ मुहिम वहां पर चला रहे हैं उससे उसका कोई नतीजा निकलेगा, और कोई ऐसा नतीजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो? एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये बताएं, इस वक्त पीटीआई के पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसकी जरूरत होगी? कोई मुझे ये बताए कि वो क्या जरूरत है जो वो खास कर दे सकते हैं। ये दर हकीकत अगर देखा जाए तो लोगों को बेवकूफ बनाना, हमारी यंग जनरेशन को गुमराह करना, इससे अलावा इसके कुछ भी हासिल नहीं है। इनको चाहिए सियासी धारे में आए, सियासत करें। ये जिहाद, ये जो तालिबानी माइंडसेट है, इससे गुरेज करें। इससे कुछ भी अचीव नहीं होगा। अगर इतना जिहाद जरूरी है तो अपने बच्चों को लेकर आए। आप पूछ रहे हैं कौन सी गीदड़ सिंगी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकायदा ये कहती रही है कि खान साहब के साथ जाती उनके फैमिली टर्म्स हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब वो आएंगे इक़्तिदार पे तो उसके बाद खान साहब ना कुछ किया जाएगा। आप कह रहे हैं कौन सी गीदड़ सिंगी है? फिर उसके बाद ये भी कि सर, हमने ये भी देखा कि पीटीआई तो बाकायदा तौर पर इस मामले पर लॉबिंग करती रही है। जब ट्रंप के इंतखाबात हो रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने सदारती महल संभाल लिया, उस वक्त तक सारे मामलात होते रहे, और उसके बाद जो उम्मीदें थी उस तरह से वो रंग नहीं लेकर आई। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? आपने कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को खान साहब के साथ क्रिकेट खेलते देखा है? कभी आपने उनके साथ उनको बंटे खेलते देखा है आपने कभी? लेकिन ये कैसी दोस्ती है? इस्तकबाल करते हुए तो देखा है नहीं। देखे, दो शहाना इस्तकबाल उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान का किया था, उन्होंने इमरान खान का नहीं किया था। मैं ये करेक्शन करना चाहता हूं। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप है, लेकिन ये लोगों को गुमराह किया गया है कि ये बचपन के दोस्त हैं, ये तो इकट्ठे खेलते रहे हैं। भी कैसी बातें करके लोगों को, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। अपने बच्चों को लेकर आओ। अगर जिहाद करना है, ये सियासत नहीं जिहाद है, तो अपने बच्चों को लेकर आओ ना लंदन से वापस। हमारे बच्चों के ऊपर क्यों नजर रखी है आपने? आपके सारे लोग सर साहब ये चीज भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आप उनके करीबी हैं, तो ये बात तो यहाँ पर ये होती रही कि बाकायदा फैमिली टर्म्स हैं। तो वो क्या फैमिली टर्म्स कुछ भी नहीं थे क्या? ये ऐसे ही बातें होती रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैमिली टर्म्स, ट्रंप की बहू का बयान था उनके हक में। देखिए, हर जो लीडर व्हाइट हाउस में जाता है, अकॉर्डिंग टू अ स्टेट्समैन, अकॉर्डिंग टू एज अ नोबल जेंटलमैन, वो तो मोदी के सारा दिन गीत गाते हैं, लेकिन टैरिफ भी लगा रखा है उन्होंने इंडिया के ऊपर। लेकिन आप अपने बच्चों को गुमराह, पाकिस्तानी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं मुसलसल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बना के कि वो यहां से आएंगे, सीधा डयाला जाएंगे और हाथ पकड़ के जहाज में साथ ले जाएंगे। इस तरह कभी हुआ है माजी में? इस तरह कभी हो सकता है? और दूसरी, मुझे कन्विंस करें कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जरूरत है, ये दे सकते हैं उनको? कोई ऐसी चीज है इनके पास?
जी बिल्कुल 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 दुरुस्त बात कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सर अब जरा हम गज़ा के मामले पर भी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का उनके पहले वाले दौर में भी और अब भी जो उनका बाकायदा तौर पर एक प्लान है गज़ा पट्टी का, उसकी जो पूरी साहिली पट्टी का, उसके इस्तेमाल के लिए वहाँ पे वो बाकायदा जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको निकाल कर रियल इस्टेट बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जजीरे बनाना चाहते हैं। आप नहीं समझते कि इस मामले से वो सारी मुस्लिम दुनिया को नाराज़ कर रहे हैं? अब ये क्या सिर्फ महज जज्बात की टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर वाकई संजीदगी से काम कर रहे हैं इस सारे मामले पर? वो देखिए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ भी करते हैं, अगर आप देखें और उनकी खासकर बुक पढ़ें आर्ट ऑफ डील, तो वो पहले नेगोशिएशन टेबल पर जाने से पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज भी वो कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने जिस तरह बताया है कि प्रेसिडेंट पैनिक नजर आते हैं, वो इसलिए कि वो 12 साल की जो कमजोरियां थी उनको एक साल में सॉल्व करना चाहते हैं। जितने मुश्किल फैसले हैं वो पहले साल में करना चाहते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आज तो इस लेवल पे चला गया ना कि अमेरिका में वो तमाम लोग जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे उनको बाकायदा यूनिवर्सिटी से एडमिशंस उनके निकाले जा रहे हैं, उनके वीजास कैंसिल किए जा रहे हैं। आज ये हो रहा है अमेरिका में। तो सर बेसिकली ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं गजा पर? मैं बताना ये चाहता हूं कि वो ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स रहना चाहिए, ना कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क में सड़कों पे अमेरिका के झंडे जलाए जाएं और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जाएं। वो स्टूडेंट्स नहीं करते, स्टूडेंट्स का ये काम नहीं, एक्टिविस्ट ये करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। मार्को रूबियो, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने बड़े खुले लफ्जों में ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स इस तरह की हरकत करेंगे और जो विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा, ये एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है। तो दर हकीकत अमेरिका स्ट्रॉन्ग, अमेरिका सेफ बनाने के लिए इन चीजों का करना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए तो आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन मुहिम कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो यही सारे लोग जो नाराज थे, जो इसराइल में जो कुछ हो रहा था उस पर एहतजाज कर रहे थे, तो उनके पास जा जाकर कह रहे थे कि वो जब आ जाएंगे इक़्तिदार में तो उसके बाद जंगबंदी करवाएंगे। लेकिन उनके इक़्तिदार में आने के बाद ये हुआ कि जितनी भी करारदादें आई गजा के हवाले से उन सबको वीटो कर दिया उन्होंने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा, ये मैस बाइडन और ओबामा का क्रिएट किया हुआ है। इट्स नथिंग टू डू विद डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, वो इस चीज को सॉल्व किस तरह करते हैं ये देखना जरूरी होगा। और यहाँ पे जरूरी ये है कि ही इज एन एंटी वार प्रेसिडेंट। आपको आज उनको क्रेडिट देना होगा कि किस तरीके से डायरेक्टली वो ईरान के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल को ईरान पे अटैक करने से रोका है। तो मेरे ख्याल में गजा का हल भी वो जल्दी निकालेंगे और अच्छा हल निकालेंगे। तारड़ साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, अगर मुझे आप मुख्तसरन बता सकें कि ट्रंप क्या वाकई संजीदगी से काम कर रहे हैं कि जो गजा के मकीन हैं उनको वहां से निकालकर दीगर रियासतों में मुंतकिल किया जाए? संजीदगी से काम कर रहे हैं इस पर? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप से इसको एज ए प्रेशर टैक्टिक यूज कर रहे हैं ताकि हमास और दूसरी सारी पार्टियां टेबल पे आके किसी मुस्तकिल हल की तरफ जा सकें। मेरे ख्याल में आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। उनका पहला दौरा भी सऊदी अरेबिया का था। अभी भी वो सऊदी अरेबिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब। वक्त बिल्कुल प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्या प्लान कर रहे हैं ट्रंप गजा के हवाले से, इस पर बात हो रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ट्रंप को लेकर बहुत ज्यादा पुर उम्मीद थी, तो अब उनकी उम्मीदों पर किस तरह से पानी डाला है साजिद तारड़ साहब, आप इस पर भी बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मरियम भट्टो साहिबा बहन है बुशरा बीबी की, प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगी, हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मरियम भट्टो साहिबा जो कि बहन हैं बुशरा बीबी की, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मरियम साहिबा, सबसे पहले मुझे ये फरमा दीजिए, बुशरा बीबी को दोबारा जेल में तकरीबन अब 100 दिन हो गए हैं, सेहत कैसी है उनकी? इस बार तो उन्हें जेल हुकाम से शिकायत नहीं है कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी 100 दिन बेगुनाह एक इंसान को कैद किया हुआ है, तो क्या कहें। और शिकायत बीबी ने पहले भी खुद वो इतना नहीं करती जितना, सारी बात है बीइंग अ फैमिली हम लोग को एहसास होता है उनका, वो तो बहुत सब्र में गुजारती हैं। आपको पता है जब उनको इतना पॉइजन किया गया, फिर मेडिकल केयर नहीं दी गई, अभी भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि जी वो बड़ी लग्जूरियस किस्म का उनको जेल सेल दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सब्र और शुक्र से जो भी है अपना डट के खड़ी हुई इमरान साहब के साथ और जेल गुजार रही हैं। कुछ उन्होंने सहूलियात के लिए भी डिमांड की थी लाहौर हाई कोर्ट में, इसके लिए एक दरख्वास्त भी उन्होंने दायर की थी, तो क्या सहूलियात हैं जो कि मांग रही हैं बुशरा साहिबा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन उन्होंने दरख्वास्त की थी।
देखिए, उनको जो बेसिक सहूलियात होती हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम उनको, आपको पता है कि एक सीमेंट का जैसे बनी होती जगह, उसके ऊपर एक पतला सा गद्दा होता है। और लास्ट टाइम भी जब उनको सर्दियां थी तो उनको एक बिल्कुल पतली सी रजाई दी गई थी, जो कि रफ थी। आपको पता है उनके सेल में हीटर तो होता नहीं है, और गर्मियों में ना कोई उनको ऐसी कूलिंग फैसिलिटी होती है। और वो मुझे तब उन्होंने बताया था, जब वो जेल से ब्रीफली उनको वो आई थी बाहर के, जब वो कोर्ट केस के लिए आती थी, तो वो जो गद्दा होता था उसके ऊपर भी पानी डाल दिया जाता था सर्दियों के दिनों में, ताकि वो वापस जाएं तो वो सो ना पाए, या गटर का ढकना खुला हुआ होता था और चूहे फेर रहे होते। तो वो ऐसी कोई फैसिलिटीज की, कोई वो ऐसा लग्जूरियस फैसिलिटीज की आस नहीं करती है। बस यही होता है कि जी घर से कपड़े चले जाए भूल के, और इस तरह की चीजें। बाकी कोई ऐसी खास उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें कोई बहुत लग्जूरियस किस्म की फैसिलिटीज चाहिए जेल में। सही। टीवी वगैरह के हवाले से या एसी के हवाले से उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की है? नॉट दैट आई नो ऑफ। मुझे नहीं पता आप कौन सी उनकी एप्लीकेशन की बात कर रही हैं। नॉट नॉट टू माय नॉलेज। शायद किसी लॉयर ने अपनी तरफ से कोई पिटिशन फाइल किया, तो मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन नॉट द फैमिली, उन्होंने हमें नहीं कहलवाया कुछ भी ऐसा। सही। अच्छा मरियम साहिबा, ये बताइए बुशरा साहिबा के मुलाकाती कौन हैं, कौन उनसे मिलने जा सकता है इजीली, और क्या उन्हें रोका तो नहीं जाता? क्योंकि पिछले दिनों फैसल चौधरी साहब ने कहा कि बुशरा साहिबा ने उनसे पूछा कि अगर मेरे घर वालों को या मेरे मुलाकातियों को आने नहीं दिया जाता तो आप कैसे आ जाते हैं? मुझे अगेन, क्योंकि आई वाज नॉट इन दैट टॉक, फैसल साहब की मैंने बात नहीं सुनी। आई थिंक वो उन लोगों के बारे में कह रहे थे कि जो खान साहब की मुलाकात की लिस्ट है, क्योंकि उस दिन वो खान साहब और बीबी जो थे, वो लॉयर से मीटिंग करते हैं, तो उनके केसेस होते हैं, तो वो उससे न इकट्ठे थे। हमारी फैमिली को, जैसे खान साहब की फैमिली में से भी सबको नहीं रोका जाता, इसी तरह हमारी फैमिली में से भी दो लेडीज जाती हैं फैमिली की जो मिलने के लिए, और कभी रोका जाता है और कभी नहीं रोका जाता। लाहौर से जाती है फैमिली, फिर आगे से उनकी डिस्कशन होती है कि वो मिलने दें या ना मिलने दें। हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है, आधे घंटे की। बाय द टाइम जो चेकिंग और वो का टाइम गुजरता है, तो 15-20 मिनट रह जाते हैं जो रेगुलर मुलाकात के होते हैं। उसके अलावा कभी कोर्ट केसेस के दौरान फैमिली चली जाती थी, वो भी आपको आजकल पता है कि ट्रायल्स नहीं हो रही हैं, तो वो भी टाइम नहीं होता। तो मुलाकात जैसे है, जैसे खान साहब के, आपको पता है कि अलीमा आपा पे पाबंदी थी, बाकी दो सिस्टर्स पे नहीं थी। तो इसी तरह अब आई डोंट नो कि कब किस वक्त क्या हो जाता है, वो तो आगे उनकी डिस्क्रिप्शन है कि मिलने दें या ना मिलने दें। सही। अच्छा ये बताइए कि ये खान साहब से मुलाकात, स्पेशली उनकी बहनों के हवाले से, वकला के हवाले से, पार्टी रहनुमाओं के हवाले से, जब मुलाकात का दिन होता है यानी मंगल का दिन और जुमेरात का दिन, हम देखते हैं कि ये ज़ेर बहस आ जाता है सारा का सारा मामला। पार्टी के अंदर भी फिर मामला शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर किसी को कहा जाता है कि जो जा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो नहीं जा रहा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मरियम साहिबा, ये लिस्ट्स कहाँ से आती हैं? किसको जाने दिया जाता है, किसको नहीं जाने दिया जाता, रोकता कौन है? सभी का सब जो है ना, ये एक मुअम्मा बना हुआ है। कल अलीमा खान साहब ने कहा कि वकला से मुलाकात होने तक किसी और को जाने की जरूरत नहीं है। आप इत्तेफाक करती हैं उनकी इस बात से? वो कोर्ट केस, जैसे अलीमा आपा कह रही थी कि कोर्ट केस डिस्कस करने का टाइम था, और अगर बहुत सारे और लोग चले जाएं तो कोर्ट केस की डिस्कशन का टाइम नहीं मिलता। सो आई थिंक कि ये कोर्ट्स को देखना चाहिए कि जब जो पॉलिटिकल जो मीटिंग्स हैं जो खास सबको अलाउड हैं, उसके लिए अलग टाइम होना चाहिए, और जो उनके केसेस डिस्कस करने के लिए, क्योंकि खास सबके ऊपर इतने सारे, बीबी के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनको डिस्कस करने के लिए लॉयर्स को अलग से टाइम मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो टाइम भी एलोकेट नहीं किया जाता। तो आप सोचें कि अगर एक कैदी है जो ट्रायल्स आपके उधर ही हो रहे हैं, और तो आपको टाइम भी ना दिया जाए लॉयर्स के साथ, तो और आपको जैसे पता है कि जो टाइम लॉयर्स के साथ होता है उसमें भी पुलिस वगैरह सब खड़ी होती है। इवन जब फैमिली की मीटिंग्स होती हैं, मेरी फैमिली हो तो जब वो लोग जाते हैं तब भी पुलिस विमेन वहां पे रहते हैं, और टाइम कभी भी इनफ इनफ होता ही नहीं है ना लॉयर से डिस्कशन के लिए। फैमिली मीटिंग में भी 15 मिनट, और आप देखें कि कितनी दूर से ट्रैवल करके फैमिलीज जाती हैं, लेकिन वही होता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम मिलता है फैमिली मीटिंग के लिए। जी। मरियम साहिबा, शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम हिस्सा थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, लेकिन नेशनल मेंबर असेंबली अभी तक हैं। अब उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि खान साहब ने अलीमा खान साहिबा के हवाले से बड़े सख्त अहकाम दिए थे पार्टी के रहनुमाओं को कि उनके फ़ोन नंबर तक ब्लॉक कर दिए जाएँ, उनके फ़ोन ना उठाए जाएँ, उनकी हिदायत को ना सुना जाए। तो अब जब मुलाकात नहीं होती तो इससे एक तासुर ये भी मिलता है कि शायद खान साहब खुद ही उनसे मिलना नहीं चाहते, इसी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती।
नहीं, नॉट एट ऑल। क्यों खान साहब नहीं मिलना चाहेंगे अलीमा आपा से? उनकी बड़ी बहन है, खान साहब के लिए इतनी आवाज उठा रही हैं, वर्कर्स का इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि खान साहब नहीं मिलना चाहें। और खान साहब अगर नहीं मिलना चाहते तो वो अंदर से क्यों लॉयर्स को कहते कि जी आप इसको परस्यू करेंगे कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी भी कोई भी बात है। और शेर मरवा साहब क्यों ये कह रहे हैं, मतलब मैंने उनकी पूरी मैंने सुना नहीं उनकी स्पीच को। मैंने देखा था कि वो कह रहे हैं कि जी वो खान साहब ने कहा कि उनके फोन ना उठाएं या इस तरह। आई डोंट बिलीव सो। खान साहब एक चीज के बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं और थे कि फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं करे। और मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा आपा या मैं जब हम कोई आवाज उठाते हैं तो हम पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर या नहीं जी। पार्टी के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। हम लोग अच्छा, तो जाहिर बात है मरियम खान साहिबा, साहब। ये वाली जो अलीमा खान साहिबा की हिदायत है ना, जब जिस वक्त शेर अफजल साहब पार्टी का हिस्सा थे तो उस वक्त भी ऐसी हिदायत जो हैं वो जेल से आती रहीं और रिपोर्ट होती रहीं। अब मुझे ये फरमाइए कि शेर अफजल मरवत साहब ने बुशरा साहिबा के हवाले से भी एक और इंकशाफ किया या एक और दावा किया। वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया ही बुशरा साहिबा के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, तो ये कौन करवा रहा था बुशरा साहिबा के खिलाफ इस्तेमाल? मैंने तो पीटीआई के सोशल मीडिया को बुशरा साहिबा के खिलाफ लिखते हुए कुछ नहीं देखा। आप देखिए पीटीआई का सोशल मीडिया, अगर आपका मतलब पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया है तो वो तो कभी भी बीबी के खिलाफ जाहिर बात है इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो खान साहब उनकी इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। और बुशरा इमरान ने कुछ ऐसा किया भी नहीं कि उनके खिलाफ बात की जाए। और बाकी दूसरा ये कि जो अनऑफिशियल पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उनमें अगर कोई यूजर्स अपने ओन पे कुछ बात करता है तो वो ये उनका प्रोगेटिव है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन उसको आप पीटीआई ऑफिशियल सोशल मीडिया नहीं कह सकते। ये भी दावा किया जाता रहा है कि बुशरा साहिबा वजीर आला केपीके यानी अली अमीन गंडापुर साहब से बड़ी नाराज हैं। इज इट ट्रू? अगर बुशरा इमरान उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं या थी तो जाहिर बात है उन्होंने खान साहब को कम्युनिकेट किया होगा। और अगर उनकी नाराजगी हक बजानब होगी और कोई इशू होगा तो खान साहब उसका खुद ही नोटिस ले चुके होते या लेंगे। उस बारे में बुशरा इमरान जो है उन्होंने कभी इस तरह ओपनली अली अमीन साहब के अगेंस्ट कोई बात की नहीं है। और अगर की होगी तो उन्होंने, अगर उनके दिल में कुछ होगा तो डेफिनेटली खान साहब मरियम को साहिबा, आपकी बताएंगी। बात को यूं ले लें कि अगर बुशरा साहिबा नाराज होती वजीर आला से तो फिर वजीर आला ना होते? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि बुशरा इमरान जो है कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल से, वो खान साहब की डिसीजन मेकिंग को उतना इम्पैक्ट इस तरह नहीं करेंगी कि अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो वो इंसान जो है वो खान साहब का अपना डिसीजन होगा। अगर किसी चीज पे कुछ बीवी को लगे भी कोई एतराज हो, यानी मेरा तो ख्याल नहीं है कि उनको था। 26 नवंबर के ऊपर जो भी उनकी अप्रीहेंशंस थी वो भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं खान साहब को बताऊंगी, बिकॉज उस वक्त मैंने उनको एनकरेज किया था कि आप एक इंटरव्यू दे दें टीवी पे ताकि सबको सच पता लगे कि उस दिन हुआ क्या था। तो शी सेड कि नहीं, मैं खान साहब को ही बताऊंगी और वही डिसाइड करेंगे। तो वो इस तरह के नहीं करती हैं, वो फैसला नहीं करती हैं। खान साहब का ही अल्टीमेटली फैसला होगा। अच्छा मरियम साहिबा, 26 नवंबर पर जो स्टांस वजीर आला का रहा, बुशरा साहिबा उससे नाराज थी, ये तो है ना? और वो फिर उन्होंने खान साहब तक भी अपने ग्रीवेंसेस पहुंचाए अली अमीन साहब के हवाले से। अली साहब का स्टांस मुझे नहीं पता कि उस पे आप क्या कह रही हैं कि वो डिफरेंस तो कोई नहीं था स्टांस में। जाहिर बात है जब वहां पे फायरिंग हुई, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बुशरा इमरान को उनकी विल के अगेंस्ट वहां से रिमूव किया गया, तो उस पे जाहिर बात है वो वहां से नहीं जाना चाह रही थी। और दैट वाज द डिफरेंस कि वो वहीं पे रहना चाह रही थी डिस्पाइट द फायरिंग एंड ऑल दैट। और जाहिर बात है कि उन्होंने वो चीज जाके तो खान साहब को पूरी जो भी उस वक्त तो हैपनिंग्स मरियम थी साहिबा, उस। आपने मशवरा दिया ना बुशरा साहिबा को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एक ही दफा सारी चीजें खुल जाएं, सामने आ जाएं, तो वो क्या जी नुकात थे वो जिन पर मैं आपने उनको कहा कि जी आप मैं आपको बताती हूँ, प्रेस से क्योंकि बात कर लें? मैं आपको बताती हूँ। उस रात को एक वीडियो लीक हुई कि जी वो बड़ी हैरत की बात है कि ब्लू एरिया में कई हजार कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब बुशरा इमरान गाड़ी चेंज कर रही है तो उसी वक्त ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जहां उनकी वीडियो बन रही है कि वो गाड़ी चेंज कर रही है, और उसके बाद जाके जी वो वहां से भाग गई है। तो उस चीज को मैं उनको क्लैरिफाई कह रही थी कि आप करें कि उनकी जो पहली गाड़ी थी उसके टायर
टायर को पंक्चर कर दिया गया था, लोगों ने चाकू मारे थे, फिर उनको कहा कि आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, उनकी गाड़ी पे उससे उससे पहले बुलेट्स फायर हुई थी वगैरह वगैरह। और ये चीजें मैं उनको चाह रही थी कि वो खुद अपनी जबान से मीडिया को बताएं कि उस रात पे उन पे कैसे फायरिंग हुई, उनके ऊपर, गाड़ी के ऊपर कैसे केमिकल फेंके गए, उनकी गाड़ी के टायर्स को चाकू मार के कैसे पंक्चर किया गया। ये सब मैं चीजें चाह रही थी कि वो बताएं, और किस किस में मौके पे कौन सा लीडर उनके साथ था, कौन सा नहीं था, कौन आगे मरियम साहिबा, कौन पीछे रहा। ये भी बताइए, कुछ ये भी चहमगोइयां हो रही हैं, जनरल फैज से बुशरा बीबी साहिबा का राब्ता रहा है? ये तो चहमगोइयां अभी से तो नहीं है, ये तो आपको पता है कि कब से मीडिया में, स्पेशली जब फैज साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान में बड़ी अफवाहें फैलाई गई कि जी ये फैज साहब जो थे वो, वही ये कहा गया कि बुशरा इमरान जो है वो तो ISI की एजेंट है, वो तो फैज साहब ने प्लांट की थी, और थ्रू बुशरा इमरान फैज साहब जो है बातें मनवाते थे, फिर फैज साहब को जेल में डाल दिया गया। तो आप ये खुद देखें ना कि इसमें खुद ही कुछ लॉजिक नहीं है इन क्लेम्स में। चलिए ये तो कंफर्म करते हैं ना, राब्ता था या नहीं था? नहीं, मैं तो इसको चीज को कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि उनका राब्ता था, क्योंकि उनका राब्ता क्यों होगा, खान साहब उस वक्त पावर में थे, अगर जनरल फैज को कोई बात करनी थी तो वो खान साहब के से करते, बुशरा बीबी से क्यों करते। अच्छा, मुझे ये भी फरमाइएगा, पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जब वज़ीर आला लगाया गया तो क्या बुशरा साहिबा से मशवरा किया था खान साहब ने, और उनकी रिकमेंडेशन पे उस्मान बुज़दार को अपॉइंट किया गया बहैसियत वज़ीर आला? मुझे उससे पहले कोई इल्म नहीं है कि बुशरा इमरान कभी उस्मान बुज़दार साहब को जानती थी। आई एम श्योर ऑफ इट कि बुशरा इमरान साहिबा, क्योंकि देखिए हमारी एक ही फैमिली, मेरी बहन है, ज़्यादातर लोगों को हमारे कॉमन जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा इमरान उससे पहले जो है उस्मान बुज़दार साहब को जानती थी। खान साहब ने अगर मशवरा किया होगा, वो खान साहब को पता होगा, काफ़ी पहले की बात है, अभी तो मेरी बात भी नहीं हो रही बुशरा बीबी से डायरेक्टली कि मैं उनसे पूछ सकूंगी जी क्या खान साहब ने आपसे मशवरा किया था। खान साहब हर चीज़ के ऊपर तो बुशरा बीबी से, जैसे कोई भी हस्बैंड है, कोई बात कभी कभी मशवरे की हो तो कर भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर पॉलिटिकल डिसीजन चाहे वो खान साहब को, अगेन कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल से, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज खान साहब जो है वो, जारी बात है खान साहब इतने 27 ईयर से पॉलिटिक्स में है, दुनिया देखी हुई है उन्होंने, तो वो हर चीज पे जरूरी। सही। मरियम साहिबा, मुझे आखिर में मुझे ये फरमाइए, अभी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो ये बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है खान साहब ने उनको टास्क दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की जाए, कोई अपने तय ये कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश हो रही है PTI के अंदर से। बुशरा साहिबा इसके हक में है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाए? बुशरा इमरान जब जेल से बाहर आई थी तब भी ये फैलाया गया कि वो भी मीटिंग्स कर रही हैं और बात कर रही हैं, तो मैंने उनसे खुद खुद पूछा था कि क्या कुछ ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो रहे, कुछ भी, मैं तो किसी से कोई बात नहीं कर रही। अब अगेन वही बात आ जाती है कि अगर खान साहब ने किसी को टास्क दिया, जो कि भी खान साहब ने रिसेंटली क्लियर किया कि उन्होंने किसी को नहीं दिया, खान साहब अगर कहेंगे तो बात होगी। इस वक्त बुशरा इमरान सिर्फ खान साहब के साथ खड़ी हुई है, जो बुशरा बीबी इस हक में है या नहीं है, उनकी अपनी राय भी तो होगी ना? नहीं, उनकी मेरे नहीं ख्याल कि इसमें उनकी कोई राय होनी चाहिए, क्योंकि ये खान साहब का स्टैंड है, खान साहब खड़े में है। वो मेरी जहां तक उनसे बात हुई थी, मैंने आपको कहा, उन्होंने पहले भी कहा कि खान साहब डिसीजन लेंगे, खान साहब कहेंगे मुज़ाकरात होने, तो बीबी को इसमें क्या है, वो ऑनेस्टली वो खान साहब की जो है डायरेक्शन मरियम साहिबा, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में मौजूद थी, यहाँ हम गुफ्तगू हो रही थी बुशरा साहिबा के स्टांस के हवाले से, वो इस वक्त क्या सोच रही हैं इस पर बात हो रही थी। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन अब ज़रा बात करेंगे बेवक्त की बरसात, यालाबारी से नुकसानात, हीट वेव के ख़तरात, खुश्क साली के खदशात, मौसमी तब्दीली के असरात हर गुजरते दिन के साथ साथ ना पाकिस्तान में बड़े वाजे हो रहे हैं। और सिर्फ एक हफ्ते में इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में तीन बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अर्थक्वेक ट्रैक के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने में पाकिस्तान में तकरीबन छोटे बड़े 14 ज़लज़ले आ चुके हैं। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जो ज़लज़ले सालों में आते थे अब वो महीनों हफ्तों के बाद चंद दिनों के वक्फे से आ रहे हैं। वर्ल्ड डाटा इन्फो के अगर आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं तो इससे पता चलता है कि जो ऐसी शिद्दत का ये ज़लज़ला है 2021 में एक बार आया था, 2019 में एक बार इस तरह का ज़लज़ला था, 2017 में था, 2016 में था और 2015 में था। 2015 में इनफैक्ट 2 बार आए थे। यानी पिछले 10 सालों में 5 आशारिया से ऊपर की शिद्दत के 6 ज़लज़ले आए हैं और सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते में इसी शिद्दत के 3 ज़लज़ले आ चुके हैं। 12 अप्रैल को जिस सुबह ज़लज़ला आया, फिर उसी शाम को इस्लामाबाद में तारीख़ की शदीद तरीन जालाबारी देखने में आई। DG मैट इस्लामाबाद के मुताबिक 12 अप्रैल को जो ओले गिरे वो इंतहाई बड़े थे।
मुल्की तारीख में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। यालाबारी में इस्लामाबाद के शहरियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। छतों पर लगे दर्जनों सोलर पैनल्स टूट गए, घरों के शीशे टूट गए, सैकड़ों गाड़ियों की विंड और बैक स्क्रीन्स तबाह हो गई। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार किया है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है और मई में ऐसे ही मौसम का सामना हमें दोबारा करना पड़ सकता है। अब इस्लामाबाद की सड़कों पर जो कुछ देखा गया, इस हवाले से नाज़रीन सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह बादल को चलाता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ देता है, फिर उन्हें तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि उनके बीच से बारिश निकलती है और वो आसमान से उन पहाड़ों में से ओले बरसाता है, फिर उन्हें जिसके पास चाहता है पहुंचा देता है और जिससे चाहे फेर देता है। इस आयत की जो तफसीर उलमा कराम बयान करते हैं कि अल्लाह पाक उन ओलों से जिन्हें चाहे नुकसान पहुंचाता है और जिन्हें चाहे महफूज फरमाता है। ज़लज़लों को क़यामत की निशानी के तौर पर भी लिया जाता है और सूरह ज़लज़ाल में भी बताया गया है कि जब ज़मीन अपने ज़लज़ले के साथ थरथरा दी जाएगी और ज़मीन पर कोई दरख्त, कोई इमारत और कोई पहाड़ बाकी नहीं रहेगा, हत्ता कि ज़लज़ले की शिद्दत से हर चीज़ टूट फूट जाएगी। ज़मीन का ये थरथराना उस वक्त होगा जब क़यामत नज़दीक होगी या क़यामत के दिन ज़मीन थरथराएगी। उस वक्त से अल्लाह महफूज रखे हमें। इतना सब कुछ देख लेने के बावजूद भी नाज़रीन हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो अफसोसनाक खबरें मिल रही हैं ना कि गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स 3 गुना महंगी कर दी गई हैं। डेंटर्स हजरात जो हैं वो चंद रुपए का काम है, उसके हज़ारों रुपए मजबूर लोगों से लूट रहे हैं। कोई तो शर्म होनी चाहिए। सिर्फ बादल बरस कर ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि बादल न बरस कर भी आजमाइश का सबब बने हुए हैं। अब ये तो हमने इस्लामाबाद और मुल्का इलाकों की बात कर ली ना। कराची, यहाँ पर तकरीबन 200 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है और अब कल से क़यामत खेज़ गर्मी की पेशगोई की गई है। हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान समंदरी हवाएं बंद रहेंगी, बिल्कुल नमी का जो तनासुब है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी जितनी गर्मी पड़ेगी महसूस उसे ज़्यादा होगी। सूरज सवानेज़े पर तो नहीं होगा, लेकिन महसूस ऐसा ही होगा कि जैसे कराची और सूरज के दरमियान जो फासला है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। साइंस को अगर देखते हैं तो ये सब हमारे अपने आमाल का नतीजा है। वो आमाल जो हम दरख्तों को काट कर, ग्रीन एरियाज़ को ख़त्म करके, फैक्ट्रीज़ और गाड़ियों से धुएं उड़ाकर माहौल को नुकसान पहुंचाकर अंजाम दे रहे हैं। तो हमें अपने गिरेबानों में भी झांकने की ज़रूरत है। कुदरती आफात तो है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।